सबसे पहले सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, ये जो बदलाव करने जा रही है वक्फ बोर्ड के, उसमें सरकार 40 संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के आप पक्ष में हैं या आप विरोध में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपने हमारी बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया, और हम अपने साथी पैनलिस्टों से गुजारिश करते हैं कि कृपया हमारी बात को पूरा सुन लें, उसके बाद आपको अगर अनुचित लगे तो पूछ कर दें। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश, कोई भी समाज और कोई भी चीज जो होती है वो नियम और कानून के मुताबिक ही चलती है। पहले क्या कानून बने थे और उसमें क्या कमी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है, ये परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। जी, भारत सरकार जो प्रस्तावित वक्फ अधिनियम ला रही है, अपनी मतलब ऑफिशियली उस चीजें क्या चीज है वो चीजें सामने नहीं आई, लेकिन जो भी चीजें आ रही है इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है, और हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने इसके विषय में इस तरह चीजें जारी कर दी है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैंने पूरा सुना और आपके वक्तव्य को सुना, उसमें थोड़ी सी चीजें और रह गई, मैं जोड़ देना चाहता हूँ। जी, देखिए, वक्फ बोर्ड जो बने हैं, ये वक्फ बोर्ड बने हैं जो मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां हैं, जैसे कि मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, इमाम बारगाह, और इन सब चीजों को संचालित करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मस्जिद का निर्माण करता है तो उस मस्जिद की आमदनी के लिए वो और सहायक संपत्ति भी दे देता है, ताकि वो उसका मतलब वो मामला चलता रहे। वक्फ बोर्डों का जो गठन किया गया और इन संपत्तियों से प्राप्त आमदनी का 10% वक्फ बोर्ड को जाता है, ताकि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारियों का तनख्वाह वगैरह जो भी देना वो देता रहे। लेकिन एक सुनियोजित साजिश के तहत देश में कट्टरपंथी एजेंडा लागू करने के लिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा की राजनीति को मजबूत करने के लिए, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए वहाबी, सलाफी, देवबंदी विचारधारा के लोग, जो सुन्नियों की आबादी का मात्र 15% है, वो 85% सूफी संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। केवल वो जमीनों पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा कांड कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वो उन सूफी प्रतिष्ठानों पर अपने लोगों को काबिज करा रहे हैं जिस सूफी विचारधारा से हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलती है। इसमें बड़ी साजिशें की जा रही है, इसमें एक वैश्विक एजेंडा है, और हम लोगों ने लगातार भारत सरकार को इस विषय में लिखा है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में 2021 में और 2023 में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया है कि वक्फ बोर्ड के कानूनों में संशोधन करते हुए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को निरंकुश कर दिया गया है कि वो किसी भी वक्त में जो भी चाहे कमेटी बना करके या अपना केयरटेकर बना करके उसके स्वरूप को, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को बदल देते हैं। इसको रोकने के लिए वक्फ बोर्ड में पर्याप्त संख्या में सूफी समुदाय की भागीदारी की जाए, या जो है वक्फ बोर्ड इस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उसी तरीके से दरगाह परिषद का भी गठन किया जाए, ताकि देश में जो समावेशी विचारधारा, सूफीवादी विचारधारा है, उसको संरक्षण प्राप्त हो। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आपका पूरा वक्तव्य इस पे केंद्रित था कि जो वक्फ बोर्ड में जो अभी काबिज हैं, ये इन लोगों की दादागिरी मनमानी चल रही है। लेकिन अगर एक ही लोग उस पे काबिज न हो, अलग अलग लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ता बने, तब आप उससे सहमत हैं कि नियम में जो इसका नियम है उसमें परिवर्तन किया जाए, तब सहमत हैं या नहीं? देखिए, कुल मिलाकर के जो वक्फ बोर्ड, मतलब ये वक्फ बोर्डों के पीछे, आप वक्फ बोर्डों को मत देखिए, इसके पीछे जो विचारधारा सक्रिय है, जो देश को तोड़ने वाली मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा है, इस विचारधारा पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है कि इनको जो निरंकुश करने के जो अधिकार मिले हैं, इनको सीमित किया जाए कि जिसकी संपत्ति को चाहते वक्त घोषित कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले द्वारिका में जो है वो टापू बना हुआ, उस टापू को उन्होंने वक्त की संपत्ति घोषित कर दिया। तमिलनाडु में इस तरीके के मामले आए, केरल में इस तरीके के मामले आए कि किसी की भी संपत्ति को, चाहे वो हिंदू की संपत्ति हो, चाहे वो सिख की संपत्ति हो, चाहे क्रिश्चियन की संपत्ति हो, बस वो दस्तावेज ला करके, और मतलब जो निरंकुश कानून बना हुआ है, ये इस तरीके के मामला करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलता है। सरकार जो भी प्रयास कर रही है
उसका हम स्वागत करते हैं, सराहनीय प्रयास है। जी, ओवैसी जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार कब्जा करना चाह रही है। ओवैसी जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, बताइए किस मस्जिद पर सरकार कब्जा करने जा रही है, किस मदरसे पे करने जा रही, किस दरगाह पे करने जा रही। और सरकार अगर कब्जा करेगी जाकर के, तो वहां जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो हल्ला नहीं करते। ओवैसी और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा वाले लोग, वहाबी सलाफी देवबंदी विचारधारा के लोग हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और देश में अलगाव फैलाने का काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो भी बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड का बयान हो या किसी भी और जो है वहाबी सलाफी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा वाली संस्था का बयान हो, उस बयान को सुनने के बाद उसकी पूरी सच्चाई का पड़ताल करें और वास्तविकता में जानने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें। जी बिल्कुल। जी सूफी साहब, आप यश जी और फिरोज जी अपनी बात रख रहे थे तो आपको थोड़ा उसमें आपत्ति थी, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, आपत्ति मुझे जो थी वो ये है कि एक श्रीमान जी तो हमारे बाप तक चले गए और दूसरे श्रीमान जी जो है वो अनावश्यक रूप से प्रलाप करने लगे और जो है वो तमाम बातें करने लगे। लेकिन मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अभी एक प्रश्न आया था कि मतलब जो है हमारे लिए कहा गया कि हमारे बाप ऐसा कर जाए, तो साहब हमारे बाप जो है हमारे लिए एक दरगाह बना करके जाए कि हमारे रहने के बाद उनकी दरगाह पर सूफी परंपरा के अनुसार जो है वो मजार पे चादर चढ़ाई जाएगी, सूफी परंपरा के अनुसार मजार पे उर्स किया जाएगा, ठीक है। और हम करने लगे, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो वहाबी और सलाफी देवबंदी हैं उनको इस बात से एतराज है। वो जाकर के वक्फ बोर्ड पहुंच गए और वक्फ बोर्ड के उन्होंने जो है लोगों को 50,000 रुपया दे करके और कहा कि ये वक्फ खुद कर देंगे, इसलिए उन्होंने वक्फ के प्रावधानों का हवाला देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और मुतवल्ली और सज्जादा नसीम को हटा करके वहाबियों की कमेटी बना दी और वहाबियों की कमेटी बनी और उन्होंने मजार पे कहा कि मजार पे चादर चढ़ाना हराम है और फूल चढ़ाना हराम है। सूफी साहब बात सुन लीजिए, नहीं हमारे साथ खेमचंद जी जुड़ गए हैं। प्लीज लिसन टू मी, जी संक्षेप में कंप्लीट जी प्लीज। तो उसके बाद हमारी उस परंपरा को खत्म कर दिया। केवल ये हमारे साथ नहीं हुआ, मैंने तो वकालत की है और आज भी वकालत करता हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जनपद में 5168/2012 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। हजारों मेरे पास केस इस तरीके के आते हैं। इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि पहले कोई मामला इस तरीके का होता था तो सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या उसकी अपील जाती थी, लेकिन 2013 के बाद उसका परिवर्तन हो गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश के मामले एक ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं। सहारनपुर से कोई आदमी चल करके आता है, तो कोई गाजीपुर से, तो कोई बलिया से चल करके आता है। लखनऊ में पता चला कि आज सुनवाई नहीं होगी, उस बेचारे का पूरा दिन बर्बाद हुआ, पूरा पैसा बर्बाद हुआ। और केवल यही नहीं, हरियाणा में हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह का स्वरूप बदल दिया गया। वहां पर वहां भी काफी हो गए। सीतापुर की खैराबाद की एक दरगाह में वहां भी चले सूफी साहब आपके पास फिर आ रहा हूँ। चले अरे ऐसी एक मिनट खेमचंद जी सूफी साहब आप बता दीजिए। देखिए, अभी हमारी एक प्रादेशिक पार्टी के प्रवक्ता महोदय जिस तरीके से बातें कर रहे थे, हमें लगता है कि उनको सूफियों से बड़ी नफरत है, इसलिए वो इस तरीके से जहरीली भाषा सूफियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्डों में चेयरमैन से लेके चपरासी तक सलाफी देवबंदी वहाबी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं और उन विचारधारा के लोगों को मुसलमानों का ही बरेलवी पंथ का अहमद रजा के मानने वाले लोग अपनी मस्जिदों में घुसने नहीं देते। बाकायदा बोर्ड लगा रखे हैं कि वहाबी सलाफी देवबंदी अहले हदीस हमारी मस्जिदों में ना आए, वरना उसकी हालत का वो कुछ लोग जिसके अंदर इतना विरोधाभास है वो लोग उन वक्त प्रॉपर्टियों का संरक्षण करें तो ये कोई उचित मालूम नहीं होता है। दूसरी बात, कब्जा करने वाली बात रही तो ये श्रीमान जी ये कानपुर नगर आ जाए। मैं इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, हाफिज हलीम साहब ने हलीम मुस्लिम कॉलेज बनाया
और उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन जो है अपनी दान में दे दी और उन्होंने ट्रस्ट बनाया और उसमें ये लिखा कि हमारी संपत्ति से हमारे बच्चे भी फायदा नहीं उठाएंगे, इसलिए वो हमारे बच्चे इसमें नहीं रहेंगे। आज उनकी संपत्ति जो मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के लिए थी, उसको वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ मिल करके माफिया लोग उसको जो है लीज पर दे करके करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। उसके अलावा अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया जो कानपुर में मुसलमानों के यतीम बच्चों के लिए बनाया गया था, उसके कई स्कूल की आमदनी का गबन हो रहा है। बाकायदा उस पर तो जांचें चल रही है और बड़ी उच्च स्तरीय जांचें चली। एक तो उदाहरण है, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने उदाहरण है। अरे साहब, वक्फ बोर्डों से सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को है और इस नाम पर मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के लोगों इस मसले पे सियासत मत कीजिए। ये मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल की चीजें हैं, हमारे ईमान और अकीदे की चीजें हैं। अल्लाह हमारा अकीदा है, हम औलिया अल्लाह की मज़ार पर अकीदे की नजर से जाते हैं। वहां भी उसे बड़ी मूर्ति कहता है, वहां भी हमें काफिर और मुशरिक कहता है। आप उन वहाबियों का, चाहे समाजवादी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, आज उन वहाबी वक्फ बोर्ड के लोगों के हिमायत में सूफियों को गाली दे रहे हैं। ये इंतहाई दर्जे की घटिया और खतरनाक बात है। इन लोगों को हिंदुस्तान के 85% मुसलमान आबादी के सूफियों से माफिया मांगनी चाहिए कि ये उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो सूफियों को काफिर बोलते हैं, मुशरिक बोलते हैं, बिदअती बोलते हैं। आज हुकूमत अगर कोई चीज ला रही है तो आप इस चीज पे जो है आवाजें उठा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति से क्या लेना देना, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप सूफियों को गाली दे रहे हैं। सूफी साहब, ये जी यस जी संक्षेप में क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूं, मैंने कहां गाली का संबोधन कर दिया या गाली जैसी भाषा बोल दी मैंने जो मैंने किसी का अपमान कर दिया? समाजवादी लोग तो किसी का अपमान नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सम्मान के साथ बोलते हैं, जो सबका अपमान करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद का आरोपी है, मुकदमे चला रही है, हम तो उनको भी जी के सम्मान करते हैं। भाई हम चाहते हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में से दरगाह परिषद बना दिया जाए। तो मांग करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी का प्रवक्ता सूफी समाज का अपमान कर रहा है, वो मुझे बता तो दीजिए महाराज, कहां अपमान कर दिया? आपका सम्मान की बात तो हम कर ही रहे हैं ना। अभी कागज दिखाना होगा 370 के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, तो ये आप ही से कागज मांगते थे भाई। उसमें आप भी थे, सूफी समाज कहीं अलग से नहीं था जो कोई कागज तो दिखाना पड़ेगा वाली बात थी, जो अभी खेमचंद जी ने शुरुआत वहीं से करी। बराबर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं आप, अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं आप, सूफी समाज का अपमान कर रहे हैं बैठ करके। चले सूफी साहब, ये फिरोज जी पूछ रहे हैं कि इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला कहां है? जो सूफी समाज का, ठीक है आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन यहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति से क्या लेना देना? यहां वक्फ बोर्ड के पास कहां से संपत्ति आ गई? वक्फ बोर्ड उसका कोई मालिक थोड़ी है, वो तो संपत्ति वक्फों की है। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक टेकर है, एक कर्मचारी, एक नौकर है वक्फ बोर्ड, जिसको सरकारों ने बिल्कुल मालिक का दर्जा दे दिया। वो जिसको चाहता है, जिस मुतवल्ली को चाहता हटा देता है, जिस सज्जादा नशीन को चाहता है हटा देता है। एक निरंकुश और तानाशाह बन चुका है वक्फ बोर्ड। हमारी शिकायत, हमारी कंप्लेंट इस बात की है, हम वक्फ बोर्ड की निरंकुशता के खिलाफ हैं। जिस तरीके से उसमें, चूंकि ये एक प्लानिंग है, एक प्रोपेगेंडा, एक मतलब जो है कॉन्स्पिरेंसी है, उस कॉन्स्पिरेंसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। वहाबी सलाफी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस पर सभी लोगों को गहन चिंतन करना चाहिए कि केवल राजनीति के लिए अनावश्यक विरोध और समर्थन की बात ना करके, इसमें जो बुनियादी खामियां हैं, बुनियादी समस्या है, उसमें उसकी तह में जाकर के उसका हल तलाश करना। मतलब जो संशोधन हो रहा बहुत है, स्वागत योग्य है, आपका कहना है? बिल्कुल स्वागत है, सराहनीय है, दरगाह परिषद की स्थापना होनी चाहिए। सूफी साहब